So girls, in today's class we will see dissociation of ion and electrical conductivity. कल की क्लास में हमने जैसा कहा कि देखा हमने आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन किस तरह से होता है एंड आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन एंड एक्सेप्शन होता है. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स रिसीविंग एंड गिविंग का काम होता है एंड देयरफॉर आयंस बनते हैं एंड उन आयनिक बॉन्ड्स के कारण ही जो कंपाउंड बनता है दैट इज कॉल्ड एज आयनिक कंपाउंड. नाउ ये आयनिक कंपाउंड जब पानी में डिसॉल्व किए जाते हैं तो उनका डिसोसिएशन होता है. डिसोसिएशन मतलब ब्रेकिंग नहीं हो जाती है, वो सिर्फ आयंस में दूर दूर हो जाते हैं. ठीक है, डिसोसिएशन इज नॉट ब्रेकिंग. कंपाउंड पानी में डिसॉल्व होने के बाद आयंस में स्प्लिट हो जाता है, एटॉमिक फॉर्म में स्प्लिट नहीं होता है. सो दिस इज डिसोसिएशन ऑफ आयन. सो कंपाउंड्स लाइक सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, sulfuric acid, sodium hydroxide, these are electrically conductors. ठीक है, out of this sodium chloride and copper sulfate are salt. Sulfuric acid is a strong acid and NaOH is a strong base. ठीक है, now strong acids and strong bases, इनके दोनों के बीच के रिएक्शन से बनने वाले जो सॉल्ट होते हैं ये कंप्लीटली न्यूट्रल सॉल्ट होते हैं. इसका मतलब ये कि ऐसे सॉल्ट में या ऐसे कंपाउंड में जो आयंस होते हैं दोस कम फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. सेकेंड थिंग, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस जो होते हैं वो पानी के अंदर बहुत ही जल्दी डिसॉल्व होते हैं, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं और एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं. एंड ऐसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स, एसिड्स एंड बेसिस एंड सॉल्ट के जो सॉल्यूशन होते हैं इनके अंदर बहुत सारे कैटायन एंड एनायंस होते हैं. ठीक है, कैटायन मींस ऐसे आयन जो कैथोड की तरफ मूव करते हैं, दैट मींस पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन. एंड एनायन मींस ऐसे आयंस जो एनोड की तरफ मूव करते हैं, मींस नेगेटिवली चार्ज्ड आयन. So negatively charged ion are called as anion and positively charged ions are called as cation. ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी पड़ेगी. Cation means ion moving towards cathode and cathode is negatively charged electrode, एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड. सबसे पहले तो आपको ये इलेक्ट्रोड्स जो है इनके चार्जेस आपको याद रखने पड़ेंगे. डन, ठीक है. तो ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड कैथोड, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड एनोड. इस पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ जो आयन अट्रैक्ट होंगे दोज विल बी कॉल्ड एज एनायन. मींस उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, ऑब्वियसली अपोजिट चार्ज होगा. कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने वाले आयंस कौन से होंगे? पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, एंड देयरफॉर दीस आयंस आर कॉल्ड एज कैटायंस. हो गया. सो लिक्विड स्टेट में जब इसका एक्वस सॉल्यूशन होता है तब ये आयंस जो होते हैं लिक्विड स्टेट में होने के कारण मोबिलिटी मिलती है इनको. क्योंकि हमने जब सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट की कंपैरेटिव स्टडी की थी तब आपने देखा था कि लिक्विड स्टेट ऐसी होती है जिसके अंदर पार्टिकल्स की मूवमेंट इजी हो जाती है क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में गैप्स ज्यादा होती है. ये पढ़ा है ना हमने. सॉलिड में पार्टिकल्स कॉम्पैक्ट पैक होते हैं, पार्टिकल्स को मूव करने की कोई जगह नहीं होती है. लिक्विड्स में पार्टिकल्स के बीच में गैप थोड़ी सी ज्यादा होती है इसलिए पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं, ये हमको मालूम है. तो इस मोबिलिटी की वजह से पॉजिटिवली चार्ज एंड नेगेटिवली चार्ज आयन ऑपोजिट इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करते हैं. ठीक है ना. तो इस तरह से आयंस के मूव करने के कारण इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होता है सॉल्यूशन के अंदर. एंड इस तरह से ये जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ये डिसोसिएशन से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं. अब ये चीज क्लियर हो गई. इज दिस क्लियर टू ऑल? हाँ गर्ल्स? Yes, ma'am. Okay, now Yes. move on to another thing, electrolysis. ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस. नाउ इलेक्ट्रोलाइसिस थोड़ा सा अलग चीज. अगर कॉपर सल्फेट के, मैंने ये चीज एक्चुअली लास्ट टाइम एक्सप्लेन कर दिया था आपको, है ना, बट फिर भी आप बोल रहे थे ना एक्सप्लेन नहीं, समझ में नहीं आया. सो लेट इट रिवाइज इट अगेन. इलेक्ट्रोलाइसिस मींस एक ऐसा प्रोसेस जिसमें
किसी भी एक सॉल्यूशन में दो इलेक्ट्रोड्स डालकर इलेक्ट्रिक करंट पास कराया जाए एंड इलेक्ट्रोड्स में किसी टाइप का कोई रिएक्शन हो और किसी रिएक्शन के कारण कोई कंपाउंड फॉर्मेशन होती हो या एलिमेंट का फॉर्मेशन होता हो, तो ऐसा रिएक्शन कहलाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रिक करंट की वजह से कोई रिएक्शन हो रहा हो, कोई प्रोसेस हो रही हो, सो दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, चीज क्लियर हो गया? चलो, तो नाउ इलेक्ट्रोलिसिस सपोज अपन इसमें करते हैं कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लिया अगर हमने, दैट इज ऑफ ब्लू कलर इन वाटर। एक इलेक्ट्रोड हमने कॉपर का बनाया, मतलब एक कॉपर का रॉड डाला, एंड दूसरा एक रॉड डाला ग्रेफाइट का। ठीक है, ग्रेफाइट का जो रॉड दिया है इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ एंड कॉपर का जो रॉड दिया है उसको वायरिंग करके इलेक्ट्रिक बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया। देन एंड जैसे यहाँ पर की प्रेस की जाती है तो क्या होगा, यहाँ से करंट पास होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सर्किट में करंट उल्टा, पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज इधर मूव करता है ना। तो सर्किट यहाँ पर कैसे कंप्लीट होगा? अभी हमने ऊपर जो प्रोसेस देखा डिसोसिएशन ऑफ आयंस, आयंस के डिसोसिएशन के कारण आयंस यहाँ से चार्ज को मूव कराएंगे एंड चार्ज को मूव कराने के कारण सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। अब सर्किट कंप्लीट हो गया ये तो हमने देख लिया। यहाँ पर अगर हमने बल्ब लगाया तो बल्ब ग्लो होने लगा था, इसके ऊपर की एक्टिविटी में हमने देखा था, है ना। नाउ एक्चुअली इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के कारण अंदर सॉल्यूशन में भी कुछ केमिकल रिएक्शन होता है विच इज इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस होती है ये किस तरह से कंपाउंड की स्प्लिटिंग होती है उसके कंटेंट के अंदर, है ना, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस। एंड अब वो देखते हैं अपन इलेक्ट्रोलिसिस किस तरह से होती है। नाउ अच्छे से यहाँ पर देखो, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर कॉपर के +2 आयंस है एंड सल्फेट के -2 आयंस है। ठीक है ना, सल्फेट आयन जिस पर -2 चार्ज एंड कॉपर आयन जिस पर +2 चार्ज है। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट अगर यहाँ से इधर इस तरह से ब्रेक किया जाए तो ईच सल्फेट आयन कैरीज -2 चार्ज एंड ईच copper ion will carry +2 charge and sulfate ion will carry -2 charges. ठीक है, is this clear to all? Is this Yes, clear? ma'am. Yes, Okay, yes, now ma'am. see. Fine, see what happens. कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में ये जो कॉपर का इलेक्ट्रोड डाला हुआ है, दिस इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। देन दैट मींस यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है बिकॉज ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है तो क्या होगा, यहाँ पर सॉल्यूशन के अंदर रहने वाले जितने भी कॉपर पॉजिटिव आयंस हैं, Cu+2 आयंस जो हैं, they will deposit on this carbon rod which is an electrode। इस रॉड पर जाएंगे, उससे अट्रैक्ट होंगे, they will receive 2 electrons from this electrode which are coming from this terminal। कॉपर आयंस ये दो इलेक्ट्रॉन रिसीव करके कॉपर एटम में कन्वर्ट हो जाएंगे। कॉपर एटम ने जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए थे तो कॉपर आयन बना था। उल्टा रिएक्शन, यहां से कैथोड से 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करने के बाद ये कॉपर आयन कॉपर में कन्वर्ट होने लगेंगे एंड धीरे धीरे इस ग्रेफाइट के कार्बन के काले इलेक्ट्रोड के ऊपर कॉपर के एटम्स डिपॉजिट होने लगेंगे। डन, ओके। ऑपोजिट टू इट, यहाँ पर क्या चीज होगी, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जितने कॉपर आयन हैं, दैट मींस यहाँ रॉड के अंदर के यहाँ के जो कॉपर मेटल के एटम्स हैं, ये कॉपर एटम्स जो हैं ये अपने दो दो इलेक्ट्रॉन यही इलेक्ट्रोड पर छोड़ देंगे एंड दे विल कम आउट एज कॉपर आयन। वेरी क्लियरली, अच्छे से समझना इस चीज को। यहाँ जो कॉपर एटम्स हैं, ये कॉपर एटम पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़े जाने के कारण इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी बता रहा है ना, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया, इसलिए कॉपर
इलेक्ट्रोड पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी आ रही है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, एंड उस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ इस कॉपर रॉड के जो कॉपर एटम्स हैं वो धीरे धीरे यहाँ से कॉपर आयंस के फॉर्म में सॉल्यूशन के अंदर आने लगेंगे एंड दो दो इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर डिपॉजिट करते जाएंगे। ठीक है, ये तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव करेंगे, कॉपर रॉड के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, कमी है, पॉजिटिव टर्मिनल है ना, इसलिए यहाँ पर कॉपर एटम से मिलने वाले जो दो दो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो यहाँ से इधर चलकर सर्किट को कंप्लीट करेंगे एंड उसके अपोज में क्या होगा, ये पॉजिटिव आयन यहाँ से निकल कर इस इलेक्ट्रोड पर आएंगे। ठीक है, एंड इस इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन्स लेकर जमा होने लगेंगे। तो होगा क्या, धीरे धीरे, एक्चुअली देखा जाए तो हम एक छोटी सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि कॉपर यहाँ से धीरे धीरे पिघलने लगेगा, मेल्ट नहीं हो रहा है, कॉपर इस रॉड से कम होने लगेगा एंड इस ग्रेफाइट पर डिपॉजिट होने लगेगा, है ना, होगा ना, यहाँ से कॉपर के एटम्स निकलते जा रहे हैं कॉपर आयंस फॉर्म में एंड यहाँ से आके कॉपर यहाँ पर डिपॉजिट होने लगेगा। तो अगर इस तरह की रिएक्शन ये थोड़ी देर तक अगर आप चालू रखो, इलेक्ट्रिसिटी अगर आप पास करना शुरू रखो ना, तो एक आध घंटे के बाद आप देखोगे कि ये जो ग्रेफाइट का रॉड है ये यहाँ से कॉपर के जैसा चमकीला हो गया है एंड बाय वेट अगर इस कॉपर को तौल के देखो तो यहाँ से कॉपर थोड़ा सा कम हो गया है एंड ग्रेफाइट पर कॉपर की एक लेयर चढ़ जाती है, एक पॉलिशिंग हो जाती है। ठीक है ना, दूसरी चीज, कितने भी घंटे तक आप इसमें सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट पास करते रहो, इस सॉल्यूशन के कलर में कोई चेंज नहीं होगा। रीजन ये कि सॉल्यूशन के कॉपर एंड सल्फेट आयंस का कुछ काम नहीं हो रहा है ना, सॉल्यूशन के कॉपर आयन एंड सॉल्यूशन के सल्फेट आयंस का कहीं कुछ काम नहीं हो रहा है। जितने भी कॉपर आयंस यहाँ पर डिपॉजिट हो रहे हैं वो सॉल्यूशन से नहीं हो रहे हैं, सॉल्यूशन में चल जरूर रहे हैं लेकिन निकल कहाँ से रहे हैं, कॉपर के रॉड से निकल रहे हैं। इसीलिए अगर आप एक घंटे तक भी इलेक्ट्रिसिटी इस सोल्यूशन में पास करते रहोगे तो कॉपर आयंस खत्म नहीं होंगे सोल्यूशन में, कॉपर मेटल यहाँ से खत्म होता जाएगा एंड यहाँ पर डिपॉजिट होता जाएगा, तो यहाँ से कॉपर का लॉस होता जाएगा एंड कॉपर का इस कार्बन पर डिपोजिशन होता जाएगा। ठीक है ना, लेकिन सॉल्यूशन के अंदर कॉपर आयंस की संख्या एज इट इज मेंटेन रहेगी। ठीक है, डन, क्लियर, ये चीज क्लियर हो गई। नाउ इस तरह से इलेक्ट्रोड्स Yes, पर, ma'am. हाँ, सो सोल्यूट का इस तरह से सॉल्यूशन के अंदर decomposition होना is called as electrolysis. So in this way, decomposition of solute in the solution due to electricity is called as electrolysis. ठीक है, now electrolysis में हमने दो टाइप के रिएक्शन देखे, one is called as cathode reaction and other is called as anode reaction. Let's see, मैंने आपको जो बताया था वो रिटर्न में यहाँ लिखा हुआ है, what is cathode reaction? कैथोड पर कार्बन का कैथोड है, ठीक है ना, तो उस कार्बन कैथोड पर क्या हो रहा था, है ना, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा थे, सो सॉल्यूशन के कॉपर आयंस दो दो इलेक्ट्रॉन्स लेते जा रहे थे, कॉपर सॉलिड के फॉर्म में ग्रेफाइट पर डिपॉजिट होते जा रहे थे। ऑपोजिट टू इट, कॉपर का जो सॉलिड रॉड हमने डाला था विच वाज एनोड, इस एनोड से कॉपर एटम्स रिड्यूस निकलते जा रहे थे एंड कॉपर आयंस के फॉर्म में सॉल्यूशन में जा रहे थे एंड इलेक्ट्रोड पर दो इलेक्ट्रॉन्स छोड़ते जा रहे थे जिसके कारण आउटर सर्किट में इलेक्ट्रिकल कंडक्शन हो रहा था। तो ये दो रिएक्शंस आपको लर्न करनी है पेपर में। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आया तो आपको एनोड का रिएक्शन एंड कैथोड का रिएक्शन लर्न करना पड़ता है। ठीक है, एंड आप एक बेसिक आइडिया दिमाग में रख लो, कभी भी कैथोड पर इलेक्ट्रॉन रिसीव होंगे, ठीक है, कैथोड पर कोई भी इलेक्ट्रोलिसिस किया जाए, कैथोड पर हमेशा इलेक्ट्रॉन रिसीविंग का रिएक्शन होगा एंड एनोड पर इलेक्ट्रॉन्स लूजिंग होगी। ठीक है, एनोड पर इलेक्ट्रॉन्स लूज किए जाएंगे एंड कैथोड पर इलेक्ट्रॉन्स रिसीव करने वाला रिएक्शन होगा। तो आप एनोड एंड कैथोड का रिएक्शन इस तरह से भी लर्न कर सकते हो। डन, चलो, मैम, हाँ,
मैम आपने जैसा कि कहा कि प्लस वाले चार्ज ग्रेफाइट पे जाएंगे, तो मैम माइनस वाले चार्ज वही के वही रहेंगे? माइनस वाले चार्ज वहीं पर इसीलिए रहेंगे क्योंकि अभी इधर यहाँ जो बोल रहे थे उसमें एग्जैक्टली आपकी बात सही है कि जो नेगेटिव आयन से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे। एंड इस वाली एक्टिविटी में अपन ने बोला था ना कि ये बल्ब ग्लो कर देंगे, है ना। तो कैसा है, इसमें जो रॉड हमने डाले हैं वो कॉपर के तार डाले थे हमने, कंडक्टिंग वायर डाले हुए थे। इलेक्ट्रोड में नीचे जो भी एक्टिविटी देखी उसमें हमने एक रॉड कॉपर का डाला था, दूसरा रॉड ग्रेफाइट का डाला है, कार्बन का डाला है। इसमें ऐसा नहीं किया है, इसमें बैटरी से निकलने वाले ही दोनों तार डाल दिए हैं, है ना। तो उसके कारण क्या होगा, यहाँ पर जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन अगर लिया होता ना और करंट पास होता तब भी रिएक्शन वही होता, लेकिन उसमें क्या होता था कि कॉपर सल्फेट के आयंस मूव होते थे। ठीक है, यहाँ पर ऑब्वियसली पॉजिटिव आयंस जो है वो यहाँ पर कैथोड पर आते थे, नेगेटिवली चार्ज आयन एनोड पर जाते थे। एंड थोड़ी देर के बाद बल्ब जलना बंद भी हो जाता था। क्यों? क्योंकि जितने पॉजिटिव आयंस है वो कैथोड पर जमा हो गए, तो सॉल्यूशन में पॉजिटिव आयन खत्म। जितने नेगेटिव आयन थे वो एनोड पर जमा हो गए, तो सॉल्यूशन में भी नेगेटिव आयंस खत्म हो गए। तो ये सारे के सारे आयंस जब इन इलेक्ट्रोड पर सबमिट हो जाएंगे तब आयन सॉल्यूशन के अंदर बचेंगे ही नहीं, तो बल्ब ग्लो करना बंद हो जाएगा, थोड़ी देर बाद ये ब्लू कलर भी डिसअपीयर हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो एक्टिविटी हमने ये वाला जो देखा, इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन देखा, उसमें क्या देखा, इलेक्ट्रोलाइसिस में एक्चुअली हमने यहाँ पर कॉपर का सॉल्यूशन लिया है, कॉपर का ही रॉड डाला हुआ है क्लियर, है ना। कॉपर का ही Yes. सॉल्यूशन लिया है एंड कॉपर का ही इलेक्ट्रोड डाला हुआ है। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में ऑलरेडी कॉपर एंड सल्फेट आयन प्रेजेंट हैं। इलेक्ट्रिसिटी पास कराने के बाद यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस के कारण पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो उसको बैलेंस करने के लिए ये सल्फेट आयन जाएंगे जरूर, लेकिन सॉल्यूशन के जो कॉपर आयन पॉजिटिव आयंस थे, ठीक है ना, सॉल्यूशन के जो कॉपर आयन थे, सपोज आप चलो सल्फेट आयन अभी भी छोड़ देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करना शुरू किया तो ये कैथोड की रिएक्शन देखते हैं। सॉल्यूशन में जितने भी कॉपर आयन थे वो सारे के सारे डिपॉजिट हो जाएंगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स लेकर। ये चीज क्लियर हुई? ठीक है। Yes. तो अब सॉल्यूशन में कॉपर आयन की कमी हो गई, पॉजिटिव आयंस की कमी हो जाएगी ना, सिर्फ सल्फेट आयन ही बचेंगे। एंड वो सारे सल्फेट आयन सपोज यहाँ पर आकर अटैच हो गए, डन। लेकिन यहाँ पर हमने ग्रेफाइट की जगह पर कॉपर का ही इलेक्ट्रोड डाला हुआ है, तो होगा क्या, कॉपर के आयंस जो हैं, कॉपर के एटम्स यहाँ पर आयंस फॉर्म में सॉल्यूशन में वापस आने लगेंगे। यहाँ से कॉपर धीरे धीरे कम होता जाएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस होता जाएगा उसका, एंड इलेक्ट्रोलाइसिस के कारण यहाँ पर कॉपर आयंस की संख्या मेंटेन्ड रहेगी, इसीलिए सल्फेट आयंस भी मेंटेन्ड रहेंगे, इसीलिए सॉल्यूशन का कलर भी ब्लू का ब्लू ही रहेगा। चेंज क्या होगा इलेक्ट्रोलाइसिस में, कॉपर सल्फेट जो है वो कॉपर एंड सल्फेट में ब्रेक हो जाएगा, सॉल्यूशन के कॉपर, यहाँ कॉपर रॉड में से थोड़ा सा कॉपर कम हो जाएगा एंड इस ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड पर थोड़ा सा कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, चेंज इतना आएगा इस इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन से। डन, अब क्लियर हुआ? Yes, ma'am. हो गया। चलो, अब इलेक्ट्रोलिसिस के लिए कुछ एक चीजें इंपॉर्टेंट अपने को समझने की। डन, इलेक्ट्रोलिसिस के समय पर इलेक्ट्रिक करंट अगर इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर लंबे समय तक पास किया जाए, ठीक है, तो एनोड जो है थोड़े टाइम के बाद खत्म होने लगेगा, है ना, क्योंकि एनोड हमने कॉपर का डाला था। तो लंबे टाइम तक अगर हमने इलेक्ट्रिक करंट पास कराते गए तो क्या हो जाएगा, एनोड जो है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, पिघलता जाएगा यू कैन से, एंड स्प्लिट होके कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होता जाएगा। ठीक है ना। दूसरी चीज, इट इज नेसेसरी फॉर द लिक्विड सॉल्यूशन to have a large number of dissociated ion for electrolysis. इलेक्ट्रोलिसिस होने के लिए ये जरूरी है कि सॉल्यूशन में लिक्विड फॉर्म में या मेल्टेड फॉर्म में डिसोसिएटेड आयंस की संख्या बहुत ज्यादा होनी चाहिए। Therefore, substances which undergo dissociation to great extent in liquid state or a solution are called electrolytes.
तो ऐसे कंपाउंड्स जो लिक्विड स्टेट में या सॉल्यूशन स्टेट में लार्ज नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट देते हैं, लार्ज नंबर ऑफ आयंस के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, ऐसे कंपाउंड्स इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। जैसे सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग बेसिस, ये सारे के सारे ऐसे कंपाउंड हैं जो अच्छे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, क्योंकि उनके जो सॉल्यूशन होते हैं वो हाईली इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते हैं, क्योंकि उनके अंदर कंप्लीट डिसोसिएशन होता है, एंड कंप्लीट डिसोसिएशन के कारण नंबर ऑफ आयंस जो है वो बल्क में मिलते हैं। ठीक है ना? दैट मीन्स यू कैन से, दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स आर द वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन देयर लिक्विड स्टेट और द सॉल्यूशन स्टेट। कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि इलेक्ट्रोलाइट्स आर द वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है? क्लियर? चलो, नाउ अब इसी तरह का एक सेटअप जिसके अंदर एक कंटेनर है, इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोड्स डाल के रखे हुए हैं उसके अंदर, दैट इज कॉल्ड एज एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहलाता है ये वाला, ऊपर जो भी हमने देखा ना, जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट है, सर्किट लगा हुआ है, सॉल्यूशन है एक कंटेनर के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये आपको आगे और डिटेल में पढ़ना है इसके बारे में। ठीक है? चलो, इसी प्रोसेस से इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर को भी किया जाता है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर अगर हो, एज वी नो कि जो पानी होता है इसके अंदर करंट आता है ना? हम गीले हाथ से अगर किसी इलेक्ट्रिक अप्लायंस को टच करें तो करंट आता है ना? ये चीज अपने को मालूम है। वाटर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है? ये तो वाटर जो होता है, ये जो टैप वाटर है या हमारे घर पे जो पानी होता है, ये जरूर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। लेकिन अगर हमारे पास कहीं से प्योर H2O मिले, ठीक, प्योर H2O मॉलिक्यूल्स, तो प्योर H2O मॉलिक्यूल अगर अपने को कहीं पर मिले ना, प्योर वाटर, दैट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डू यू नो दिस थिंग कि प्योर वाटर इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट ऑल। लेकिन हमारे पास जो पानी आता है, चाहे वो टैप वाटर हो, चाहे वो समुद्र का पानी हो, चाहे कुएं से मिलने वाला पानी हो, चाहे इवन बारिश का पानी हो, शुरू की बारिश का, इन सारे ही वाटर्स में किसी भी सोर्स से मिलता हो, उस पानी के अंदर कहीं ना कहीं किसी अमाउंट में कुछ एक सॉल्ट डिजोल्व रहते हैं, एंड उस सॉल्ट की प्रेजेंस के कारण पानी एक्चुअली इलेक्ट्रोलाइट बन जाता है, एंड इसीलिए उसके अंदर इलेक्ट्रिक कंडक्शन होता है। लेकिन अगर ऐसा पानी जो आसमान से गिरता हो, बारिश के समय का ऐसा पानी जो बिना पोल्यूशन की एयर में से पास होता हो, डन, ठीक है, उसके अंदर कोई एसिड का अमाउंट ना आता हो, प्योर पानी जब ड्रॉपलेट फॉर्म में आता है या लैब में जब बनाया जाता है, तब ऐसा प्योर वाटर जो होता है, जिसको डिस्टिल्ड वाटर भी बोलते हैं, वो जो प्योर वाटर होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। नाउ अब अगर पानी का इलेक्ट्रोलिसिस होता हो तो क्या होगा? ठीक है, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस हो तो क्या होगा? पानी एक कंटेनर के अंदर लिया, ठीक है ना, इसके अंदर हमने इस तरह से दो टेस्ट ट्यूब उल्टी करके रखी, दो इलेक्ट्रोड इसके अंदर डाल दिए, ठीक है ना, टेस्ट ट्यूब उल्टी करके रखी है, इसलिए इलेक्ट्रोड भी नीचे से थोड़े से बेंड करके लगाने पड़े, एंड फिर उसके अंदर से बैटरी से कनेक्ट करके अगर हमने इलेक्ट्रिसिटी पास किया तो क्या होगा? थोड़ी देर के बाद देखोगे कि इस पॉजिटिव टर्मिनल पर लगी हुई एक टेस्ट ट्यूब एंड नेगेटिव टर्मिनल पर लगी हुई दूसरी टेस्ट ट्यूब में गैस के कुछ एक बबल्स निकलते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है ना? दोनों टेस्ट ट्यूब पूरे भर के भी अगर उसके अंदर उल्टी करके डालो तो धीरे धीरे क्या होता है, टेस्ट ट्यूब में से पानी निकल निकल कर इधर आता जाता है और यहाँ पर गैस भरती जाती है। ठीक है? तो अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करने के कारण यहाँ पर कुछ एक बबल्स अगर हमको दिखाई देते हो, इसका मतलब ये कि यहाँ पर कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन जरूर होती होगी, एंड उस केमिकल रिएक्शन के थ्रू यहाँ पर कुछ ना कुछ एक गैस बनती होगी। लेट्स सी व्हाट इज दैट। यस, ये है एनोड एंड कैथोड रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इन दिस सेल। कैथोड पर क्या होता है?
वाटर मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लेता है। ठीक, सी दिस रिएक्शन। कैथोड पर इलेक्ट्रॉन्स मिले, कैथोड पर वाटर मॉलिक्यूल जो लिक्विड फॉर्म में थे, दो वाटर मॉलिक्यूल्स ने दो इलेक्ट्रॉन्स लिए, तो क्या हुआ, दो वाटर मॉलिक्यूल से दो हाइड्रोजन गैस, दो एटम हाइड्रोजन गैस मिली, मींस दो एटम मींस एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस बना, एंड दो OH आयंस जो हैं एक्वस सॉल्यूशन में गए। दैट मींस यहाँ पर जो H2O आपको बैलेंस करके लिखिए रिएक्शन। एक्चुअली H2O को इस तरह से अगर लिखा जाए तो H2O जो होता है वो इस तरह से बनता है, H प्लस एंड OH माइनस। ठीक है, H2O जो होता है वो इस तरह से होता है, उसके अंदर एक OH जो है वो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, एंड दूसरा OH जो है वो हाइड्रोक्सिल आयन के फॉर्म में, OH नेगेटिव आयन के फॉर्म में होता है। तो पानी के वो मॉलिक्यूल्स जो कैथोड के आसपास आते हैं, वहां से दो इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं, एंड क्या करते हैं, यहाँ से ये दो H एटम्स इस तरह से ब्रेक होते हैं, एंड ब्रेक होने के कारण क्या होते हैं, दो हाइड्रोक्सिल आयंस बनते हैं, एंड ये दो हाइड्रोजन एटम हैं। ठीक है, ये दो इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। एक्चुअली OH आयंस तो सोल्यूशन में चले गए, ठीक है ना, क्लियर, दो OH आयन सोल्यूशन में चले गए, एंड H प्लस आयन अभी बचे वो कैथोड पर, वो क्या करते हैं, वो दो H प्लस आयन ये दो इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं, एंड हाइड्रोजन के एटम बना लेते हैं। हाइड्रोजन एटम बनाने के बाद वो आपस में जुड़ जाते हैं, हाइड्रोजन गैस का एक मॉलिक्यूल बना देते हैं, एंड इसीलिए कैथोड पर जो टेस्ट ट्यूब लगी है, इस टेस्ट ट्यूब पर यहाँ पर जो गैस जमा हो रही है, दैट इज हाइड्रोजन गैस। ठीक है, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस जमा हो रही है। ये चीज क्लियर हुई कैथोड रिएक्शन सबको? इज दिस क्लियर? रिएक्शन एट कैथोड, निहिरा मैम एक बार बताओ। फिर से बताओ। वाटर मॉलिक्यूल्स यस जो कैथोड के आसपास है, कैथोड के आसपास जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, एंड वाटर मॉलिक्यूल का कंस्ट्रक्शन मैंने आपको ये बताया कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं ये पानी में डिसोसिएशन में इस तरह से स्प्लिटेड रहते हैं, H प्लस एंड OH फॉर्म में। देन तो क्या होता है, यहाँ पर OH आयंस सॉल्यूशन में चले गए, दो हाइड्रोजन एटम्स जो थे दो H प्लस आयन में टूटे। ठीक है, दो वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग यहाँ पर शो हो रही है ना दो वाटर मॉलिक्यूल इस तरह से स्प्लिट होते हैं, तो दो H प्लस आयंस एंड दो OH आयंस बनते हैं। ये चीज समझ में आई? यस मैम। आया, ओके, सॉरी, ये दो OH आयंस बने एंड दो H प्लस आयंस बने। ये दोनों ही OH आयन ये देखो ये सॉल्यूशन में चले गए। ठीक है, अब कैथोड पर इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में मिल रहे हैं, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, सो what do these two H plus ion do? They will take one electron from this electrode and they will form hydrogen atom. इलेक्ट्रॉन की कमी थी ना इसमें, तो एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं एंड हाइड्रोजन एटम बना देते हैं। अब ये हाइड्रोजन एटम यहाँ कैथोड पर आपस में कंबाइन हो जाते हैं, एंड कंबाइन होकर क्या बना देते हैं, हाइड्रोजन गैस का एक मॉलिक्यूल। इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग हो जाती है, एंड कोवेलेंट बॉन्डिंग से हाइड्रोजन गैस का एक मॉलिक्यूल बन जाता है। हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल बन जाता है तो गैस पानी से ऊपर निकल जाती है, हल्की होती है ना, पानी से हल्की होती है, इसलिए वो बबल्स फॉर्म में टेस्ट ट्यूब में ऊपर चले जाती है, और टेस्ट ट्यूब के पानी को नीचे से प्रेशर से धक्का देके नीचे दबा देती है, एंड गैस ऊपर चढ़ जाती है। ठीक है, देन इसीलिए टेस्ट ट्यूब में यहाँ पर जो गैस जमा हुई दैट इज हाइड्रोजन गैस, वो यहाँ से इसको डिस्प्लेस करती जाती है वाटर को, एंड ऊपर चढ़ती जाती है। ये चीज क्लियर हो गई? नाउ क्लियर है कैथोड रिएक्शन? ओके, यस मैम। नाउ सी एनोड रिएक्शन, व्हाट विल हैपन एट एनोड। चलो, एनोड पर भी दो वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होंगे, देन अब क्या होगा अब यही सेम रिएक्शन अगर एनोड पर देखें, HNOH एनोड पर भी है, तो यहाँ पर ये क्या होता है, HNO ये जो हाइड्रोक्सिल आयन है, ये हाइड्रोक्सिल आयन अपने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन एनोड पर डिपॉजिट कर देंगे। ठीक है, तो दो वाटर मॉलिक्यूल से चार इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे,
2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इससे मिल जाएंगे एंड ये जो 2 मॉलिक्यूल्स थे, H के 2 एटम्स थे, उससे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। दैट मीन्स यहाँ पर 4 H प्लस आयंस बनेंगे एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाएंगे एंड वो एनोड पर डिपॉजिट हो जाएंगे। ऑपोजिट टू इट, H आयंस यहाँ से हाइड्रोक्सिल से OH में से H निकल जा रहे हैं, इसलिए ये जो 2 ऑक्सीजन एटम है, ये दोनों ऑक्सीजन एटम आपस में कंबाइन हो जाएंगे एंड कंबाइन होने के बाद क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स लेकर कंबाइन होंगे एंड ऑक्सीजन गैस बना देंगे। ठीक है। देयरफॉर एनोड पर वापस से जो गैस बबल्स आपको दिखाई दे रहे थे, दैट इज बबल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस एक्चुअली। ठीक है। एंड वो भी वाटर को डिस्प्लेस करती जाएगी, नीचे की तरफ उसको प्रेशर से दबाती जाएगी एंड गैस ऊपर डिपॉजिट होती जाएगी। दैट मीन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर से हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से बनने वाला ये जो पानी है, ये इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन में इलेक्ट्रिकली स्प्लिट हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी के कारण अपने अपने दोनों कंटेंट्स में, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस में। ठीक है। तो लेबोरेटरी में मेडिकली जितनी भी ऑक्सीजन गैस बनाई जाती है वो इसी तरह से पानी के इलेक्ट्रोलिटिक स्प्लिटिंग से बनाई जाती है। ठीक है ना। फिर वो हाइड्रोजन गैस सिलेंडर में भर दी जाती है, वेल्डिंग के लिए चली जाती है। ऑक्सीजन गैस जो होती है सिलेंडर में भर दी जाती है, कहाँ चली जाती है, हॉस्पिटल्स में, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स की सप्लाई की जरूरत जहां पर होती है। ठीक है। सो दिस इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ठीक, यहाँ किसी